हाँ जी बेटा, कल हम लोगों ने बेटा जब अपना टॉपिक पढ़ना शुरू किया था, टॉपिक का क्या नाम था बेटा जब अपना यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड द एलिमिनेशन। आपने बातें की थी यहाँ पे कि हमारा एक वर्ड होता है ओस्मो रेगुलेशन। उसका कुछ ऐसा मतलब था कि हमारी बॉडी की जो बॉडी फ्लूइड है वो अपनी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन यानी कि उसमें कितना सोल्यूट होगा पर लीटर ऑफ द बॉडी फ्लूइड वो हमेशा क्या रखती है यहाँ पे कांस्टेंट रखती है। और ड्यू टू द इंगेशन यानी कि हम जब चीज को इंगेस्ट करते हैं और हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जो कि बॉडी के लिए काम के नहीं है, या कुछ चीजें बॉडी में एक्यूमुलेट होती है तो उनको बॉडी अपने बाहर निकालना चाहती है। उस प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा जी आपका यहाँ पे एक्सक्रीशन। आपने कल डेफिनेशन लिखी थी, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन। हमने कहा था मेनली वहां पे जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, और उसके बेसिस पे आपने बात की थी या तो यूरिया होगा या फिर अमोनिया होगा या फिर वहां पे यूरिक एसिड होगा। आपने तीन तरह के नाम लिखे थे, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक और आपने कहा था यूरिकोटैलिक। ये सब बातें हो गई थी अपने यहाँ पे। अब बात आती है कि क्या कुछ और भी वेस्ट के नाम हैं जो हम जानना चाहेंगे यहाँ पे। जैसे अपने टॉपिक का नाम था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो हम डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स क्या क्या जानेंगे गुड़े यहाँ पे नाम जानेंगे। तो जरा हेडिंग डालेगा बेटा जी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखो बेटा जी, आज के टॉपिक की हेडिंग है बेटा जी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो देखिएगा बेटा जी, आपने सबसे पहले नाम लिखा था बेटा जी अमोनिया। क्या नाम लिखा था बच्चा आपने यहाँ पे अमोनिया। अमोनिया किन में होता है बेटा, जबकि इन द एक्वेटिक एनिमल्स। किन में था आपका एक्वेटिक एनिमल्स में। दूसरा बेटा जी नाम आया था आपका यहाँ पे यूरिया, जो आपने कहा था टेरिस्ट्रियल में होता है। किसमें टेरिस्ट्रियल, मैमल्स एंड आपने कहा था एम्फीबियन के अंदर होता है। थर्ड आपने नाम दिया था बेटा जी यूरिक एसिड, जो आपने कहा था किन में होता है बेटा, जबकि बर्ड्स में और रेप्टाइल में या फिर इंसेक्ट में या फिर स्नेल में होता है। क्या बेटा, जबकि यूरिक एसिड। इसके अलावा कुछ नाम और जानते हैं। जैंथिन। क्या नाम बोला हमने यहाँ पे जैंथिन। जब हमारी बॉडी में बेटा जो न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन होता है, क्या बेटा जी यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन होता है तो एज ए एंड प्रोडक्ट के तौर पे क्या बनता है बेटा जी यहाँ पे जैंथिन, और उसे बॉडी अपने बाहर निकालती है बेटा जी। ये भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट है बेटा जी। एक नाम हम लिखते हैं बेटा जी गुआनिन। ये नाम आप लोगों ने पढ़ा था इन द बायोमोलिक्यूल में। एक टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस है जिसमें नाइट्रोजन क्या होता है प्रेजेंट होता है। तो इस फॉर्म में भी बेटा जी वेस्ट आपका बॉडी के बाहर आता है बेटा जी। आप नाम लिखते हो हिप्यूरिक एसिड। क्या नाम बोला बेटा जी अपने यहाँ पे हिप्यूरिक एसिड। ये भी बेटा जी एक मेटाबॉलिस्ट वेस्ट का ही नाम है यहाँ पे। हम अपनी बात अगर करें तो हमारी मसल्स के अंदर एक प्रोटीन होता है कैरेटिन प्रोटीन बेटा जी। क्या नाम होता है कैरेटिन प्रोटीन। और वो भी हमारे बेटा जी एक प्रोटीन है तो उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा तो वो भी एक मेटाबॉलिक वेस्ट होता है यहाँ पे कैरेटिन। मेनली कैरेटिन एक लार्ज साइज का प्रोटीन होता है और ये हमारे यूरिन में कभी आता नहीं है, ये हमारे यूरिन में कभी। बट अगर किसी के यूरिन में कैरेटिन आ रहा है तो ये शो करता है कि किडनी क्या हो रही है बेटा जी आपकी डैमेज हो रही है। तो मैं कहूंगा किडनी सॉरी कैरेटिन का प्रेजेंस होना किसमें यूरिन में, ये हमें इंडिकेट करता है किडनी के डैमेज को। बट ये भी क्या है नाइट्रोजनस वेस्ट। ऐसे आपने कल एक और बात की थी ट्राई मिथाइल अमीनो ऑक्साइड, जो आपने कहा था एक ओस्मोलाइट का काम करता है, पर ये भी क्या है वैसे आपका मेटाबॉलिक वेस्ट है बेटा जी। तो लिखिए इन सब का नाम बेटा जी। अमोनिया, बेटा इनके साथ साथ एग्जाम्पल लिखना है। पहले ये नाम लिखा आपने अमोनिया, उसमें लिखो बेटा जी इन एक्वेटिक एनिमल। अमोनियम लिखना बेटा जी इन एक्वेटिक एनिमल
अगला लिखना है बेटा जी यूरिया। इन द टेरेस्ट्रियल एनिमल लाइक मैमल, एम्फीबियन एंड मैराइन फिश। अगला नाम लिखना बेटा जी यूरिक एसिड। इसमें लिखना बेटा जी बर्ड्स, रेप्टाइल, स्नेल एंड इंसेक्ट। अब लिखना बच्चा जैंथनिड ग्वानिन। ये कॉमन होता है बेटा जी किसमें, आपका स्पाइडर एंड पेंगुइन। ओके बेटा जी। इसका लिखना है बेटा जी मैमल्स। ये बनता है बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द बेंजोइक एसिड। क्रिएटिनिन का भी लिखना है बेटा जी होमन। ब्रैकेट में लिखना बेटा जी मसल प्रोटीन। और एक वर्ड लिखना है इसमें क्रेटिनिन वाले में, प्रेजेंस ऑफ क्रेटिनिन in the urine indicate damage of kidney। अब लिखना बेटा जी TMAO। उसमें लिखना बेटा जी ये होता है आपका मैराइन फिश में। एग्जांपल में लिखना बेटा जी मैराइन फिश, मैराइन बोनी फिश। लास्ट लिखना बेटा जी ऑर्निथोयूरिक एसिड। ये होता है बेटा जी बर्ड्स में। ये जैसे आपने लिखा ना स्पाइडर के बारे में बेटा जी बातें हैं, इवन स्पाइडर बेटा जी अमीनो एसिड्स को भी एज इट इज बॉडी के बाहर निकालते हैं। क्या बोला बेटा जी, अमीनो एसिड को भी एज इट इज बाहर निकालते हैं। इसका एग्जांपल भी क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे स्पाइडर। तो आपको 10 प्रोडक्ट की बात याद रखनी है। दोबारा एक बार बात को करते हैं। कल आपने जब टॉपिक की शुरुआत की तभी आप लोगों ने एक बात बोली थी कि जब हम डिफरेंट टाइप की चीजों को इंगेस्ट करते हैं या बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है तो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी बॉडी में क्या होते हैं बेटा जी आपके एक्यूमुलेट होते हैं, और वो हमारी बॉडी की ऑस्मोलिटी को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो हमारी बॉडी उसे अपनी बॉडी के बाहर निकालने का काम करती है। आप थ्रू दी किडनी उसे अपने यूरिन के थ्रू बॉडी के बाहर निकाल देते हो। तो आप कहते हो सर ये सारे के सारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है हम बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, प्रोसेस का नाम क्या होता है यहाँ पे एक्सक्रीशन, और इन प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो कोई पूछ लिया आपसे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो मेन 3 प्रोडक्ट है बेटा जी। एक का नाम क्या था यहाँ पे अमोनिया, उसके बेसिस पे अपने का अमीनोटेलिक एनिमल, और प्रोसेस का नाम क्या था यहाँ पे अमोनोटेलिजम। एक क्या था यहाँ पे यूरिया, जिसे हमने कहा यूरियोटेलिजम, या हमने बोला यूरिकोटेलिक, फिर हमने बोला यूरिकोटेलिक या फिर यूरिकोटेलिजम, जिसमें क्या निकला था आपका यूरिक एसिड। बस इसके अलावा कुछ और भी है, बट ये बहुत ही अबेंडेंट नहीं है, ये बहुत तरह तरह के एनिमल में नहीं है, बट यस ये भी हमने ऑब्जर्व किया। उनके नाम क्या क्या आते हैं बेटा यहाँ पे जैंथिन, या फिर क्या नाम आता है ग्वानिन, जो भैया जी आपके किस में दिखाई देते हैं हमें यहाँ पे स्पाइडर में, या फिर किस में बेटा जी आपके पेंगुइन में। फिर आपने बात की किसके यहाँ पे हिप्योरिक एसिड की, ये हमें दिखाई दे किससे बेटा जी आपके यहाँ पे मैमल्स में ब्रेकडाउन, किसके ब्रेकडाउन होते हैं यहाँ पे बेंजोइक एसिड का, तो ये बॉडी में बनके तैयार होता है। आपने कहा क्रेटिनिन ये हमारी मसल्स में होता है। आपने कहा था सर एनर्जी का सोर्स होता है क्रेटिनिन फॉस्फेट,
मसल्स में क्या नाम बोला था हमने यहाँ पे कैटनिन, अरे थोड़ी दिनों पहले पढ़ा था ना मसल्स में कि दो एनर्जी के सोर्स होते हैं, या तो एटीपी या फिर क्या होता है कैटनिन फॉस्फेट। और मसल्स का जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एटीपी कंज्यूम होता है, बट एटीपी को वापस से रीजनरेट करने का काम कौन करता है, कैटनिन फॉस्फेट ना। अरे हाँ है ना। तो आपने कहा सर ये जब अगर वहां ब्रेकडाउन होता है और ये हमारे यूरिन के थ्रू अगर बाहर निकले, ये तभी पॉसिबल होगा जब किडनी क्या होगी हमारी डैमेज होगी। तो ये इंडिकेट करेगा किडनी के डैमेज को। TMAO ये क्या था बेटा, जो ट्राइमेथाइल अमाइन ऑक्साइड, ये एक ऑस्मोलाइट बट मेराइन बोनिफिस इसे भी बॉडी के बाहर क्या करती है, एक्सक्रीट आउट करती है। आपने कहा सर ऑर्निथोयूरिक एसिड ये क्या है बेटा जी, बर्ड्स में मिलता है, एक स्पेशल प्रोडक्ट उनका बेटा जी यहाँ पे। और लास्ट हमने क्या बोला बेटा जी, अमीनो एसिड्स। आपने शुरू में एक बात कही है कि अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी के लिए क्या है बेटा जी, आपका एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो बॉडी में स्टोर हो नहीं सकता, और उसी से ही क्या बनता है बेटा जी, आपका अमोनिया बनता है। उससे ही क्या बनता है, अमोनिया। तो आपने कहा कुछ ऐसे भी हमने ऑब्जर्व किया स्पाइडर के केस में कि वो अमीनो एसिड्स को एज इट इज बॉडी के बाहर रिलीज कर देता है। तो ये 10 हमारे क्या बन गए बेटा जी यहाँ पे आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक बात है। सर अमोनिया मराइन वाटर वाली फिशेस में नहीं होता, नहीं करते गुड़िया, सिर्फ आपके फ्रेश में बातें करेंगे गुड़िया, फिश के केस में। चले आगे बेटा जी, यहां तक का काम होता है पूरा अपना। अब हम अगले वर्ड पे क्या पढ़ते हैं गुड़िया, हेडिंग डालेंगे बेटा जी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हम पहले थोड़ी सी बेसिक की बात करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी बुक में, फिर उससे थोड़ा सा बियॉन्ड जाएंगे और अलग से एक टेबल बनाएंगे। पहले हम एनसीईआरटी बुक की बात कर लेते हैं क्योंकि उसको कवर करना जरूरी है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, सुनेगा बात को बेटा जी। आप लोग एक बात कहते हो कि सर जब भी हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, किनकी बात करते हैं, उसमें हमारी किडनी जो होती है इट एक्ट एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक बात है बेटा। किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो एक्सक्रीशन में यूज होने वाला है, द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कौन है बेटा जी, वेरी गुड, आपने पढ़ा है 10th क्लास में बेटा जी। वो क्या होता है आपका यहाँ पे, नेफ्रॉन। ठीक बात है। इस नेफ्रॉन वर्ड से मैं कुछ चीज ड्राइव करने वाला हूं बेटा जी। क्या चीज बोला मैंने यहाँ पे कि भाई किडनी में जैसे काम करता है कौन आपका यहाँ पे, नेफ्रॉन, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। आपको याद है 10th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, नाम क्या होता है, नेफ्रॉन। वो काम करता है किसमें, अपने यहाँ पे किडनी में। वैसे एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है इनवर्टिब्रेट्स में, किनमें बेटा जी, और हम इसी के नाम से उस नाम को ड्राइव करते हैं। नाम मैंने बोला बेटा जी नेफ्रीडिया। क्या नाम बोला बच्चे मैंने यहाँ पे, नेफ्रीडिया। कुछ नाम इंडिकेट होता है, कुछ नाम सिमिलर सा है कि नेफ्रॉन कहां वर्ड होता है हमारे किडनी में, जो कि एक ट्यूबुलर ही स्ट्रक्चर है और जो किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। उसको ही जब मैं यहाँ पे लेस डेवलप फॉर्म में समझू इनवर्टिब्रेट्स में, तो वैसा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। नाम क्या है उसका बेटा जी यहाँ पे, नेफ्रीडिया। अब सोचो बच्चा, नेफ्रीडिया अगर डेवलप हुआ होगा, नेफ्रीडिया अगर, तो आप कहोगे सर इसके हमें दो वर्जन दिखाई देंगे। पहले कौन आया होगा बेटा जी आपका यहाँ पे, प्रोटोनेफ्रीडिया। पहले कौन आया होगा, प्रोटोनेफ्रीडिया। फिर कौन आया होगा, नेफ्रीडिया। फिर कौन आया होगा, नेफ्रीडिया। और इसके बाद जो मोस्ट इवोल्व फॉर्म आई होगी बच्चे, वो क्या होगी यहाँ पे आपका, मेटानेफ्रीडिया। तीनों वर्ड आपको समझ में आ रहे हैं बेटा जी। अंशु बच्चा मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि नेफ्रीडिया एक वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन में काम करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि आपके नेफ्रॉन। मैं देखूंगा बिल्कुल वैसा ही होता है, बट ये सब नाम को उसके साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा सिमिलरिटी लेके आ रहे थे कि चीजें हमें क्या हो, याद हो। ये भी ट्यूबुलर है, ये भी क्या है, ट्यूबुलर है। ये इसके अंदर काम एक्चुअली यही करता है। और यहाँ पे कोई किडनी नहीं है, बट उसके अंदर क्या ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इवोल्यूशन को सोचो, पहले कौन आया, प्रोटो, फिर कौन आया, और फिर कौन आ गया। ठीक बात है। अब आपने कहा इसका कोई एग्जाम्पल है, तो हम एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा जी। फ्लेम सेल, क्या नाम बोला बेटा जी मैंने, फ्लेम सेल। उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया जी फ्लेम से जल रही है यहाँ पे। तो हमने कहा ये क्या है बेटा जी आपका, फ्लेम सेल। सबसे पहले ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन द फर्स्ट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दैट डेवलप इन द एनिमल किंगडम, वो क्या था बेटा जी, प्रोटोनेफ्रीडिया। और उसका नाम क्या था बेटा जी, फ्लेम सेल। मैंने क्या बोला, वर्ड को दोबारा बोलता हूं। एनिमल किंगडम में सबसे पहला एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर अगर कोई डेवलप हुआ तो वो कौन डेवलप हुआ, प्रोटोनेफ्रीडिया। और ये एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा है कि सर शुरुआत के फाइल में तो कुछ था ही नहीं,
उसके बाद पहली बार प्लेटीहेल्मिन्थीज में, किन में भैया जी? प्लेटीहेल्मिन्थीज में, जिसे हम निकनेम देते हैं फ्लैट वॉर्म, उनमें अगर पहली बार कुछ आया तो क्या है आपका? फ्लेम सेल। एग्जाम्पल आप कहते हो प्लेनेरिया, एग्जाम्पल क्या कहते हो? प्लेनेरिया। उसमें हमें दिखाई देता है बेटा जी क्या है यहाँ पे? आपका प्रोटोनेफ्रिडिया। बट कुछ आपके एनिलिडा भी है जिनमें ये प्रेजेंट है, और एक आपका बेटा सिफेलोकॉर्डेटा, नाम उसका एम्फियोक्सा। क्या नाम उसका? एम्फियोक्सा। उसमें भी प्रेजेंट है क्या आपका? प्रोटोनेफ्रिडिया। तो मैं यहाँ पे 3 एग्जांपल आपको देता हूं। कितने? 3। क्या क्या नाम दिए? प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक बात है बेटा जी। एग्जांपल में क्या आ गया? प्लेनेरिया। ठीक बात है बच्चा। उसके बाद क्या आया? फ्यू एनिलिडा। अच्छा एग्जांपल क्या है? फ्यू एनिलिडा में मैंने फ्यू वर्ड बोला, बट मेन एनिलिडा में क्या मिलता है बेटा जी आपको? यहाँ पे नेफ्रिडिया। क्या मिलता है? इसके बाद आता है बेटा जी सिफेलोकॉर्डेटा। क्या है? सिफेलोकॉर्डेटा। एग्जांपल एम्फियोक्स। क्या ना बेटा जी यहाँ पे? एम्फियोक्स। इनमें क्या प्रेजेंट है बेटा? प्रोटोनेफ्रिडिया। आपने कहा सर नेफ्रिडिया किस में होता है, तो हमने कहा नेफ्रिडिया का एग्जांपल क्या है बेटा जी आपको यहाँ पे? एनिलिडा। क्या नाम बेटा जी यहाँ पे? एनिलिडा। आप कहोगे सर कोई एग्जांपल कम कहेंगे, एग्जांपल में आ जाता है बेटा जी अर्थवॉर्म। एग्जांपल क्या आ जाता है यहाँ पे? अर्थवॉर्म। ठीक बात है। फिर आता है कौन बेटा जी? मेटा नेफ्रिडिया। इसके एग्जांपल में बात करते हैं बेटा जी मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। क्या नाम बोला बच्चा हमने यहाँ पे? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। ये किस में आया बेटा जी आपका? यहाँ पे इंसेक्ट में, आप कहते हो आर्थ्रोपोडा में। किस में आ गया बेटा जी? आर्थ्रोपोडा में। यहीं पे आपने कहा था सर एक स्पेशल हमने नाम पढ़ा था कोक्सल ग्लैंड, या मैं नाम यूज करूं बेटा जी यहाँ पे एंटीनल ग्लैंड। अच्छा क्या नाम यूज किया मैंने यहाँ पे? एंटीनल ग्लैंड। आपने कहा था आर्थ्रोपोडा की जो सबसे बड़ी क्लास होती है उसका नाम होता है क्रस्टेशियस। क्या नाम होता है? क्रस्टेशियस। उसके एग्जाम्पल में आए थे प्रॉन। ये तो है बेटा इस क्लास का नाम, और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा जी यहाँ पे? प्रॉन्स। अच्छा समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? दोबारा वर्ड को शुरू करते हैं। हम बात करते हैं कि किडनी तो हमारा वर्टिब्रेट्स में आया था, उससे पहले क्या चीज आई थी? नेफ्रिडिया। इसके मैंने 3 वर्ड बोले, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया और मेटा। नेफ्रिडिया में क्या आया आपका? एनिलिडा। प्रोटो मैंने बात की मेनली पहली बार आया कहां है आपका? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। कहां आया? फ्यू एनिलिडा में, या फिर कहां है आपका? सिफेलोकॉर्डेटा में। ठीक बात है। फिर सर क्या आ गया आपका? नेफ्रिडिया आ गया, जो किस में आ गया? हमारा मेन एनिलिडा में। किस एग्जांपल क्या देते हमने यहाँ पे? अर्थवॉर्म। ठीक है। आपने कहा सर यहाँ पे हमारा जो आर्थ्रोपोडा था उसमें सबसे लार्जेस्ट क्लास का नाम था बेटा जी आपका इंसेक्टा। क्या नाम था? इंसेक्टा। और सेकंड लार्जेस्ट क्लास का नाम क्या था यहाँ पे? क्रस्टेशियन। फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी थी बच्चा? इंसेक्टा। सेकंड लार्जेस्ट कौन है? क्रस्टेशियंस। तो मैंने कहा इंसेक्टा वालों के अंदर तो क्या प्रेजेंट है बेटा आपका? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स। बट इन द केस ऑफ द बेटा क्रस्टेशियंस में क्या प्रेजेंट था बेटा आपका? एंटीनल ग्लैंड। और मैंने एग्जांपल क्या दिया बेटा जी यहाँ पे? प्रॉन्स। ठीक बात है। अब वर्ड आता है सर इन तीनों का क्या स्ट्रक्चर सेम है? क्या तीनों का फंक्शन सेम है? तो आंसर मिलके आता है क्योंकि ये पहली बार कोई चीज डेवलप हुई है। पहली बार कोई चीज डेवलप हुई है। तो भैया जिसका काम था जस्ट ओस्मो रेगुलेशन। इसका जस्ट काम क्या था? ओस्मो रेगुलेशन। मतलब आयनिक फ्लूइड वॉल्यूम को क्या करना बेटा जी यहाँ पे? रेगुलेट करना। क्या करना बेटा जी? आयनिक फ्लूइड वॉल्यूम को क्या करना? रेगुलेट करना। ओस्मो रेगुलेशन करने का काम था किसका बेटा जी यहाँ पे? आपका प्रोटोनेफ्रिडिया का। आपने कहा सर नेफ्रिडिया के केस में उसने 2 काम ले लिए। उसके थ्रू बेटा जी नाइट्रोजिनस वेस्ट भी क्या हो रहा है बेटा जी आपका? एक्सक्रीट हो रहा है। और उसके साथ साथ वो क्या काम कर रहा है बेटा जी आपका? यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन का काम भी कर रहा है। ठीक बात है बेटा जी यहाँ पे। यही सेम बात यहां पे आती है कि सर इनके केस में भी
वही दो काम है। यहां से क्या रिमूव होते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे नाइट्रोजिनस वेस्ट, प्लस में क्या काम हो रहा है बेटा जी आपका यहाँ पे ओस्मो रेगुलेशन, दोनों काम ये परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रही है बेटा जी? कोई दिक्कत? लिखे जरा इनको एक बार, तो हेडिंग डालो बेटा जी, प्रोटोनेफ्रिडिया। प्रोटोनेफ्रिडिया, it is the first excretory structure, it is the first excretory structure that develop during the course of evolution. Develop during the course of evolution in the animal kingdom. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, फ्लेम सेल is a type of protonephridia. अगला पॉइंट लिखना बेटा जी, protonephridia help in osmoregulation, that is ionic fluid volume. अब हेडिंग डालो बेटा जी नेफ्रिडिया। एग्जाम्पल और लिख लो बेटा जी इसकी, प्रोटोनेफ्रिडिया के बेटा एग्जाम्पल और लिखो, प्लेटीहेलमिन्थीज, एग्जाम्पल प्लेनेरिया, अगला बेटा जी एनिलिडा, और लिखना है बेटा जी सिफेलोकॉर्डेटा, एम्फियोसिस। अब देखो बेटा जी नेफ्रिडिया, इसमें लिखो बेटा जी, इट इज ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, it is a tubular structure that help in a removal of nitrogenous waste as well as osmoregulation. It is a tubular structure that help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Example लिखना बेटा जी एनिलिडा, उसको ब्रैकेट में लिख लेना बेटा जी अर्थवॉर्म। फिर हेडिंग डालो बेटा जी मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, Malpighian tubules. These are the tubular structure. Malpighian tubules. These are the tubular structure that help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. अब लिखना बेटा जी present in insects. अगला लिखना बेटा जी एंटीनल ग्लैंड. और उसमें एग्जांपल लिखना बेटा जी Crystaneous, example prawns. चले बेटा. अब
अब बात करते हैं कुछ पूरे एनिमल किंगडम की एक टेबल बनाते हैं बेटा जी। टाइप ऑफ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में, मेनली अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड की फॉर्म में, और बेटा जी बातें करते हैं उनका क्या यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। तो हम एक टेबल में 3 बात लिखेंगे बेटा जी। मैं एक साइड में लिखता हूँ फाइलम, एक साइड में क्या लिखते हैं बेटा जी यहाँ पे फाइलम। पहले फाइलम की बात करते हैं, यहाँ मैं लिखूंगा बेटा जी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ठीक है बेटा जी, और यहाँ पे लिखेंगे एक्सक्रीट, यहाँ लिख देते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे आ गया ऑर्गन या एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा जी, 3 चीजें लिखते हैं। पहला नाम आपने बोला बेटा जी पोरीफेरा, पहला नाम क्या आता है बेटा जी पोरीफेरा। उसके अंदर मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या है बेटा जी आपका अमोनिया। क्या है मेरे भाई यहाँ पे अमोनिया। और आपने कहा सर ये होता है थ्रू दी बॉडी सरफेस। एज यू ऑल नो कि पोरीफेरा तो सर एक मल्टी सेलुलर क्या है स्ट्रक्चर, उसका सेल लेवल का क्या है बेटा जी आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वो बॉडी सरफेस से चीजों को क्या करता है बेटा जी आपका एक्सक्रीट करता है। और आपने कल ये भी पढ़ा था कि अमोनिया हाईली सोल्यूबल इन द वाटर है, और ये डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या हो जाता है बॉडी से लॉस हो जाता है। तो यहाँ पे हमें किडनी की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, पढ़ा था ना, ये बॉडी सरफेस से हो जाएगा बेटा जी। अब दूसरे में आते हो, आपने कहा कोसेलेंट्रेट, क्या नाम बोला बेटा जी यहाँ पे कोसेलेंट्रेट। तो आपने कह दिया सर यहाँ पे क्या है हमारा अमोनिया ही मेन है, और ये भी किससे होता है थ्रू दी बॉडी सरफेस। इसके बाद टिनोफोरा आता है, उसके अंदर चीजें लेस डेवलप होते हैं, तो उसकी बातें यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगला आता है बेटा जी प्लेटी हेलमंथीज, जिसे आप क्या नाम देते हो बेटा जी फ्लैट फॉर्म। क्या नाम बोलते हो फ्लैट फॉर्म। और इसके अंदर भी क्या होता है बेटा जी अमोनिया। जैसा आपको पता है सारे सारे कैसे हैं बेटा, जबकि एक्वेटिक है, सारे कैसे हैं यहाँ पे एक्वेटिक है। तो आपने कहा सर उसका क्या होता है यहाँ पे अमोनिया, और इसके अंदर भी किससे होता है बेटा जी आपका यहाँ पे थ्रू दी फ्लेम सेल, थ्रू दी, क्योंकि आपने पढ़ा था यहाँ पे कभी थोड़ी देर पहले कि इसमें क्या आ गया था, पहली बार स्ट्रक्चर आया कौन सा बेटा जब का प्रोटोनेफ्रिडिया नाम कहता है उसका फ्लेम सेल। पहली बार कोई स्ट्रक्चर आया तो किसमें आया आपका प्लेटी हेलमंथीज में। बिल्कुल, तो इसलिए हमें देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है आपको बेटा जी कि वो सिर्फ ऑस्मोल रेगुलेशन में हेल्प करता है, अमोनिया को निकालने में उसका कोई खेल नहीं है मेरे भाई। पर बाकी और जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको तो एक्सक्रीट आउट करेगा ना बेटा जी। आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था फिल्म सेल, तो वहां मैंने बात लिखी है, ये हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन में, ना कि नाइट्रोजन वेस्ट को निकालने में। ठीक बात। आप अगले पे आते हो राउंड वॉर्म, जिसे आप नाम देते हो एस्केलमेंथीज। क्या नाम देते हो बेटा जी यहाँ पे एस्केलमेंथीज। ये भी आपका एक्वेटिक है, तब कहते हो क्या है सर वहां भी आपका अमोनिया है। और यहाँ पे आपने नाम पढ़ा था बेटा जी रिनेट सेल। क्या नाम पढ़ा था बेटा जी रिनेट सेल, ये आपने नाम पढ़ा था एच कनाल। ये भी टाइप ऑफ द प्रोटोनेफ्रिडिया है, बट ये मोर डेवलप फ्रॉम द फ्लेम सेल। अगले वर्ड पे आते हैं बेटा जी, तो नाम आ गया बेटा जी क्या यहाँ पे एनीलिडा। नाम क्या आ गया एनीलिडा। एनीलिडा का जो मोड होता है बेटा जी वो होता है डुअल। कैसा होता है अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इसे, पर अभी फिलहाल लिख देते कि वो अपनी लाइफ में 2 तरह की चीजें निकालता है बेटा जी। अगर उसे पानी मिला तो वो क्या निकालेगा बेटा जी अमोनिया, और पानी नहीं मिला तो क्या निकालेगा बेटा जी यूरिया। ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ द अवेलेबल वाटर पे। तो उसका एक्सक्रीशन कैसा होता है बेटा जी डुअल होता है। कैसा होता है डुअल। आप कहते हैं जैसे हम अर्थवॉर्म की जब बात करते हैं तो उसका कैसा होता है बेटा जी यहाँ पे डुअल एक्सक्रीशन होता है। आपने कहा सर यहाँ पे क्या आ गया, तो आपने कहा सर यहाँ पे पहली बार डेवलप हो गया क्या बेटा जी आपका नेफ्रिडिया। अभी पढ़ा था मैं थोड़ी देर पहले इसके बारे में। इसके बाद क्या आ गया बेटा जी आर्थ्रोपोडा। अरे क्या आ गया बच्चा आर्थ्रोपोडा। इसमें आता है बेटा जी आपका यूरिक एसिड, या फिर मैं कहूंगा अमोनिया, या मैं क्या कहूंगा। अब इसका क्या मतलब समझ में आता है, जो भी आपके एक्वेटिक है, जो भी आपके एक्वेटिक है उनमें क्या निकलेगा बेटा जी आपका अमोनिया। जो भी आपके टेरेस्ट्रियल है उनमें क्या निकलेगा आपका यूरिक एसिड। बात समझ में आ रही है। मैं कहूंगा जब भी कोई एक्वेटिक है तो क्या निकलेगा अमोनिया, बट अगर वो टेरेस्ट्रियल है तो क्या आ जाएगा यूरिक एसिड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द वाटर। ठीक बात है।
आपने कहा सर यहाँ पे क्या होता है, तो आपने कहा सर किसी के अंदर तो यहाँ पे होती है मालपिगिन ट्यूब्यूल, किसी के अंदर यहाँ पे होते हैं बेटा जी कॉक्सल ग्लैंड, या किसी के अंदर होते हैं बेटा जी एंटीनल ग्लैंड। ये सब बातें बच्चा आप लोगों ने एनिमल किंगडम में पढ़ी, मैं सिर्फ उस चीजों का आपको क्या करवा रहा हूं यहाँ पे रिकॉल कर रहे हैं, ताकि चीजें आपको क्या रहे बेटा जी यहाँ पे याद रहे मेरे भाई, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन हम एनिमल किंगडम से लिंक करें तो ऐसा क्वेश्चन भी वहां पे हम बना सकते हैं बेटा जी। आप लोगों को लगता है उस चैप्टर का क्वेश्चन, बेटा चैप्टर कहां से कनेक्ट होते हैं, हमारे एनिमल किंगडम से कनेक्ट होते हैं, ठीक बात है। अगले पे आते हैं, क्या आ गया बेटा जी मोलस्का, क्या आ गया बेटा जी मोलस्का। मोलस्का भी क्या निकालता है बेटा जी आपका अमोनिया, क्या निकलेगा अमोनिया, और इसके पास क्या होता है बेटा जी किडनी लाइक सेक्स स्ट्रक्चर। कोई नाम बता सकता है मुझे, अरे बच्चा कोई नाम बता सकता है मुझे इसका, ऑर्गन ऑफ बॉन्जस, ऐसा कोई नाम सुना था, ऑर्गन ऑफ बॉन्जस उसे नाम बोलते हैं बेटा जी। अगला आता है बेटा जी यहाँ पे क्या इकाइनोडर्मेटा, और आपने कहा था इकाइनोडर्मेटा, तो फिर दोबारा से क्या हो गया बेटा जी लेस डेवलप, कैसे हो गए, उसमें ट्यूब फिट से सारा काम होता है, किससे ट्यूब फिट से, तो आप कहते हो उसके पास कोई स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है बेटा जी आपका यहाँ पे अब्सेंट, ऐसे कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं, कहां से होगा उसका ट्यूब फिट से सारा काम होता है। इसके बाद क्या आता है बेटा जी आपका हेमिकोडेटा, कोई बता सकता है हेमिकोडेटा में क्या होता है, उसके अंदर जो बाहर स्टोमोकोडेटा निकला था उसके अंदर कुछ होता है, उससे बाहर निकलता है, एनसीईआरटी बुक में भी है ग्लोमुरुलस, क्या होता है बेटा जिसका यहाँ पे ग्लोमुरुलस। और लास्ट में हम बातें करते हैं बेटा जी आपके यहाँ पे 10वें नंबर के ऊपर यूरोकोडेटा की, बेटा किसकी बात करते हैं यूरोकोडेटा, इसमें भी क्या बाहर निकलता है गुड़िया आपका अमोनिया, और यहाँ पे होते न्यूरल ग्लैंड, यहाँ पे क्या होते हैं, जल्दी से लिखो फिर और लिखते हैं बाद में एनिमल किंगडम पूरा करेंगे, फिर जल्दी से लिखो। देखो आप टॉपिक पढ़ रहे हो एक्सक्रीटरी, वैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हमें मेनली तो यहाँ पे ह्यूमंस के बारे में बात करनी है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ द नॉलेज, क्योंकि आपने एनिमल किंगडम पढ़ा है तो उन चीजों का हमारा यहाँ पे रिकॉल करने का काम हो जाता है, यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए आपके पेपर में तो आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। आज तो बेमौसम की बारिश हुई है।
चले बेटा आगे। बेटा लिखता हूँ कुछ। देखो बेटा जी, अब आता है बेटा जी यहाँ पे सीफेलोकोडेटा। क्या नाम आया बेटा जी यहाँ पे? सीफेलोकोडेटा। ये भी क्या बाहर निकालेंगे बेटा जी आपके यहाँ पे? अमोनिया। इनमें क्या होता है बेटा जी आपका? प्रोटोनेफ्रिडिया। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था इसका नाम क्या होता है? प्रोटोनेफ्रिडिया। इसके बाद बताओगे बेटा जी? कार्टिलेजियस फिश। क्या है बेटा? कार्टिलेजियस फिश। अब अगर को याद हो आपको, ये होती है बेटा जी मैराइन। कैसी होती है? मैराइन। और मैराइन है तो यहाँ पे फिर बेटा जी क्या निकल के आ जाएगा? यूरिया निकल के आ जाएगा। आपने कहा सर यहाँ पे क्या होता है आपका? किडनी डेवलप हो गया। क्या डेवलप हो गया यहाँ पे? किडनी। इसके बाद कौन आता है बेटा जी? बोनी फिश। और बोनी फिश ऐसी होती है जो भैया जी आपकी मैराइन भी होती है और फ्रेश वाटर भी होती है। तो मैं कहूंगा इस केस में बेटा जी जो मैराइन है उनमें क्या आएगा? यूरिया। जो फ्रेश वाटर उनमें क्या आएगा बेटा जी आपका? अमोनिया। तो आपने कहा सर यहाँ भी क्या प्रेजेंट है आपकी? किडनी। ठीक बात है बेटा जी। अगले में आते हैं तो आपने वर्ड बोला बेटा जी एम्फीबियन। और एम्फीबियन का होता है डुअल। एम्फीबियन का क्या होता है? डुअल। आप ये कहते सर एम्फीबियन का मतलब ये था कि ऐसा एनिमल जो अपनी लाइफ को टू डिफरेंट जगह पे क्या करता है? कंप्लीट करता है। जब वो लार्वा स्टेज में होते हैं तो कहाँ रहते हैं? पानी में। और अडल्ट होके कहाँ आते हैं? लैंड पे। और जब वो पानी में है तो वो क्या निकालेगा? अमोनिया। और जब लैंड पे आ जाएगा तो क्या निकालेगा? यूरिया। तो वो एक ही ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ में दो तरह का एक्सक्रीशन करता है। इन द लार्वा स्टेज तो क्या करेगा? अमोनिया। और अडल्ट में क्या करेगा? यूरिया। तो मैं कहूंगा वो कैसा है बेटा जी यहाँ पे? डुअल एक्सक्रीशन है। ठीक है। तो आपने कहा सर यहाँ पे दो बातें होंगी, वही निकालेगा क्या बेटा जी यहाँ पे आपका? यूरिया भी। और क्या निकालेगा बेटा जी यहाँ पे? अमोनिया भी। ठीक बात है बेटा जी। यहाँ भी क्या प्रेजेंट है बेटा जी उनके पास में? आपकी किडनी प्रेजेंट है। रेप्टाइल्स के पास पानी कम होता है तो वो क्या निकालेंगे बेटा जी यहाँ पे? यूरिक एसिड। चीज इनके पास भी क्या है बेटा जी आपकी यहाँ पे? किडनी है। 16 पे आ गया बेटा जी आपकी बर्ड्स। वैसे मैं आपको बता दूं ये सब फाइलम नहीं, ये सब क्लासेस में आ जाती है बातें। ठीक है। फाइलम का नाम तो क्या है यहाँ पे? वर्टिब्रेटा। ओके। बर्ड्स में क्या होता है बेटा जी आपका यहाँ पे? यूरिक एसिड। और इसके अंदर भी क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे? किडनी है। 17 में आ गया बेटा जी आपकी मैमल्स। और मैमल्स का मेन क्या है बेटा जी? यूरिया है। और इसमें क्या आ गया बेटा जी आपका? किडनी। अब देखो हमने रेप्टाइल का बोल दिया ऐसा, बट अगर कोई पूछे आपसे क्रोकोडाइल, कोई क्या पूछे आपसे? तो क्रोकोडाइल का क्या होगा? क्रोकोडाइल डुअल करता है। क्या करता है? डुअल। वो जब पानी में रहता है तो क्या करता है? अमोनिया। और वैसे क्या निकालता है? यूरिया। वैसे क्या निकालेगा? यूरिया या फिर यूरिक एसिड, डिपेंड करता है पानी कैसा है कैसा नहीं है। बट यस वो क्या करता है? यूरिया और यूरिया और मेनली अमोनिया निकालता है। ठीक बात है। क्योंकि वो रेप्टाइल है, उसके पास पानी की कोई कमी तो नहीं है ना। अरे हाँ है ना। रेप्टाइल्स मेनली होते हैं डेजर्ट एनिमल। क्या होते हैं? डेजर्ट और आपकी क्रीपिंग एनिमल्स होते हैं बेटा जी। पर इन द केस ऑफ द रेप्टाइल, आपका जो क्रोकोडाइल की बात करें तो वहां कहानी कुछ अलग हो जाती है। ठीक बात है यहाँ पे। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक नाम आ जाए तो उसको आप टैकल कर लेना। यहाँ पे बन गए टेबल? हो गए बेटा जी? जो पानी में रहते हैं, बाहर भी होते हैं। दोबारा बोलो। स्नेक्स। हम मैं कह रहा हूँ जब भी अगर देखो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, आपको अमोनिया तभी निकालेंगे जब अवेलेबल वाटर कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब आपने कहा मैमल्स के अंदर आपकी बात करोगे कि जो एक्वेटिक मैमल्स है तो वो क्या बाहर निकालेंगे गुड़ी? आपकी अमोनिया को बाहर निकालेंगे। ठीक बात है यहाँ पे। तो आप ये मत समझना कि हर जगह स्क्रिप्ट पर हम एक जनरल सी बात करके बोलेंगे। जनरल उस क्लास का फीचर में क्या आता है बेटा जी? यहाँ पे ये वर्ड आता है। अगर आप जनरली क्लास का फीचर की बात कर रहे हैं तो हम उस क्लास के फीचर्स में रखते हैं इस बात को। ठीक है।
बात करते हैं बेटा जी अपने अगले टॉपिक की। हेडिंग डालो बेटा डुअल एक्सक्रीशन। Few organism excrete two different type of excretory product. Organism excrete two different type of excretory product depending upon environmental condition. Depending upon environmental condition, that is available water. इसमें लिख लो बेटा जी amphibian like frog, amphibian like frog excrete ammonia in the larva stage. और फ्रॉग को क्या बोलते हैं लार्वा को? टैडपोल। टैडपोल क्या निकालता है? अमोनिया। तो लिखना फ्रॉग लार्वा क्या निकालेगी बेटा जी? अमोनिया। एंड अडल्ट एक्सक्रीट यूरिया। मेनली टैडपोल पे क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे कि टैडपोल का मोड ऑफ एक्सक्रीशन में ये वो क्या उसका वेस्ट है, तो उसका वेस्ट क्या है बेटा जी? अमोनिया है। ठीक है, ओके। अब हेडिंग डालो बेटा जी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब तक तो सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है बेटा जी ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम ह्यूमन फिजियो बातें कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। हम फाइनल डायग्राम बाद में बनाएंगे पूरे कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम का। हम फिलहाल उसे टुकड़ों में पढ़ना शुरू करते हैं बेटा जी। और जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है जिसे हमें पढ़ना है बेटा जी आज, अपना स्ट्रक्चर का नाम क्या है बच्चा? यहाँ पे किडनी। क्या नाम बेटा जी? यहाँ पे किडनी। कोई पूछे आपसे किडनी का नंबर कितना है तो क्या बोलते हो? 1 पेयर। क्या बोला आपने? 1 पेयर। लिखो बेटा जी 1 पेयर इन नंबर। कलर कैसा होता है बेटा जिसका? रेड इज ब्राउन। शाबाश, लिखो रेड इज ब्राउन कलर। लोकेशन क्या होती है? लोकेशन क्या होती है? देखो मेरे भाई बैक साइड में होते हैं, बिल्कुल मेरे भाई। तो इस तरह समझना। आप ही कहते हैं ये हमारे क्या है बेटा जी यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम। आप कहते हो सर हमने इसमें नाम दिया था, ऊपर वाली 7 को हम क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। 7 को क्या बोलते हैं? और फिर हमारी 12 क्या है बेटा जी यहाँ पे? थ्रॉक्सिक। 12 क्या है? थ्रॉक्सिक। तो ये होती है लास्ट थ्रॉक्सिक से थर्ड लूमर तक। 1 2 3। तो लोकेशन क्या है बेटा जी? फ्रॉम 12th थ्रॉक्सिक टू द थर्ड लूमर। दोबारा बोलो, क्या बोला मैंने? थर्ड थ्रॉक्सिक टू द थर्ड ल्यूमर। 12वीं थ्रॉक्सिक से लेके कहां तक बेटा? तीसरी ल्यूमर तक इसकी क्या होती है यहाँ पे? लोकेशन होती है ऑन द बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल केविटी। ऑन द बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल केविटी। लिखो बेटा जी अर्जेंट फ्रॉम 12th थ्रॉक्सिक टू द थर्ड लूमर वर्टिब्रे। Third lumbar vertebrae on the dorsal side of the abdominal cavity. I think ये वर्ड क्लियर होना चाहिए बच्चा। डोर्सल साइड का मतलब क्या है? पीछे। देखो बेटा ये साइड क्या होती है? वेंट्रल। पीछे वाले क्या है? डोर्सल। तो डोर्सल साइड में कहाँ पे आपके एब्डोमिनल केविटी। लोकेशन समझ में आ गई कहाँ पे है? ओके। मैंने आपको रिब्स पढ़ाई, जब मैंने बात की थी कि लास्ट 2 का काम क्या होता है उसे यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। तो अगला पॉइंट लिखो बेटा जी protected by floating ribs, that is 11th and 12th pair of ribs. That is 11th and 12th pair of ribs. आपने क्या क्या जान लिया? नंबर,
कलर और उसकी लोकेशन। ठीक है, अब लिखिएगा सी शेप कैसी होती है? किडनी से अरे किडनी तो किडनी शेप, बीन शेप। क्या बोलोगे यहाँ पे? बीन शेप। हम बाकी चीजों को कंपेयर करते हैं किडनी के साथ, ना कि हम किडनी को ही किडनी से कंपेयर करके बोलेंगे किडनी शेप। ठीक है मेरे भाई, अब इसके डायमेंशन को समझना बेटा। अच्छा, डायमेंशन समझना पहले इसकी। हम बात करते हैं पहले इसकी लेंथ की। किसकी बात करते हैं? लेंथ की। कि कितनी लंबी है वो आपकी। आपने कहा लंबाई कितनी होती है उसकी? 10 to 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। आपने कहा उसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई जो होती है वो होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। 5 to 7। अब बात आती है थिकनेस की, मोटाई की, तो वो कितनी होती है बेटा जी आपकी यहाँ पे? 2 to 3 सेंटीमीटर। ये हमने क्या बताया उसकी? डायमेंशन। क्या बताया हमने उसकी? डायमेंशन। क्या क्या बताया उसकी? लंबाई कितनी है? 10 to 12। चौड़ाई कितनी है? 5 to 7। और बेटा थिकनेस कितनी है यहाँ पे? 2 to 3। जल्दी से लिखेगा उसके डायमेंशन। ओके बेटा जी, अब हेडिंग डालो प्रोटेक्टिव कवरिंग। सबसे पहले बात करते हैं किसकी बेटा? प्रोटेक्टिव कवरिंग की। जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है, क्या बोला हमने यहाँ पे? इनरमोस्ट लेयर जो होती है उसका नाम होता है बेटा जी रीनल कैप्सूल। अब पॉइंट आता है रीनल कैप्सूल किसका बना है। अब अगर ये किडनी की खुद की प्रोटेक्टिव कवरिंग है तो हम ये कहते हैं हमेशा प्रोटेक्शन करने का काम करता है बेटा जी हमारा कोलेजन फाइबर। तो मैं कहूंगा इट इज ए थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। किसकी बनी है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी, जिसका काम क्या है? इसे यहाँ पे प्रोटेक्शन करना। बट क्योंकि ये भाई डोर्सल साइड में है और इस पे बाहर से अगर कोई मैकेनिकल शॉक लगता है तो उसे एब्जॉर्ब करने के लिए क्या बैठा होता है बेटा जी? यहाँ पे बैठा होता है आपका एडिपोज टिश्यू। क्या बैठा है बेटा जी यहाँ पे? आपका एडिपोज टिश्यू। तो आपने कहा सर इस तरह इसके ऊपर थोड़ा सा एडिपोज टिश्यू आके जमा होता है, उसका काम होता है शॉक एब्जॉर्बर। क्या काम होता है बच्चा उसका? यहाँ पे शॉक एब्जॉर्बर। तो आपने कहा सर ये जो रीनल कैप्सूल के बाहर की जो कवरिंग है वो किससे बनी होती है बेटा जी? यहाँ पे आपकी एडिपोज टिश्यू से। एडिपोज, ये एडिपोज की लेयर है बेटा जी। तो आपने कह दिया सर ये है एडिपोज लेयर। ठीक है बेटा जी। अब एक सोचने वाली बात है, ये हवा में लटक रही है क्या? अगर ये डोर्सल साइड में है तो क्या हवा में तो लटक नहीं रही? कोई तो होगा जिससे डोर्सल वॉल से क्या करेगा? अटैच करेगा। तो आप ये कहते हो सर इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग और होती है जिसका काम होता है कि इसे वो लिंक कर दे। किससे बेटा जी? आपके यहाँ पे डोर्सल एब्डोमिनल कैविटी के साथ में। उसका नाम होता है रीनल फेशिया। क्या नाम होता है? रीनल फेशिया। तो हमने कहा इसकी कितनी प्रोटेक्टिव कवरिंग है? तो आंसर क्या मिला हमें? 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग है। जो इनरमोस्ट है उसका नाम क्या है? यहाँ पे रीनल कैप्सूल। किसकी बनी है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की। किसकी बनी है? व्हाइट फाइब्रस टिश्यू की बनी है। फिर क्या है यहाँ पे? एडिपोज की लेयर जहां पे डिपोजिशन है। किसका? यहाँ पे एडिपोज टिश्यू का। फंक्शन क्या है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। लास्ट वाली आती है यहाँ पे रीनल फेशिया, जो एक फाइब्रस स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा? फाइब्रस स्ट्रक्चर, जिसका काम क्या है? किडनी को अटैच कर देना विद द बॉडी वॉल और विद द एब्डोमिनल कैविटी से उसे क्या करना है? यहाँ पे अटैच करना। लिखो, हेडिंग डालो प्रोटेक्टिव कवरिंग। उसमें लिखो बेटा जी किडनी इज प्रोटेक्टेड बाय 3 डिफरेंट लेयर या 3 डिफरेंट टिश्यू।
the three different structure. Kidney is protected by three different structure. पहला लिखना बेटा जी, renal capsule. It is innermost protective covering made up of white fibrous tissue. अगला लिखना बेटा जी, एडिपोस लेयर. It is middle layer made up of adipose tissue. And it help to absorb the shock. ठीक है बेटा जी, हो गया. अब लिख लो बेटा जी, रीनल फेशिया. It is the outermost fibrous covering that connect the kidney to the body wall of the abdominal cavity. हो गया बेटा जी. बेटा जी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. ये तो था बाहर की प्रोटेक्टिव कवरिंग बेटा जी. अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की. इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. पहला पॉइंट देखो बेटा जी, इंटरनली किडनी इज डिवाइडेड into two region. Internally, kidney is divided into two region. That is cortex and medulla. यहाँ देखो बच्चा एक बार, जो बाहर का हिस्सा होगा बेटा, मैं उस हिस्से को क्या कहूंगा यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स. क्या कहूंगा? और ये इसी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. जब भी मैं किसी ऑर्गन को पढ़ाऊंगा मैं कहूंगा हमेशा बाहर की चीज क्या होती है, कॉर्टेक्स, और जो अंदर की चीज होती है वो क्या है, मेडुला. हमेशा जो पेरिफेरी का रीजन है वो क्या कहलाएगा यहाँ पे, कॉर्टेक्स, और हमेशा जो इनरमोस्ट रीजन है वो क्या कहलाएगा, मेडुला. तो मैंने कहा पूरा ही अंदर से दो हिस्से में डिवाइड हो रही है, कॉर्टेक्स और किसमें बेटा जी, आपकी मेडुला में. ठीक है, तो लिखो बेटा कॉर्टेक्स एंड मेडुला. अगला कौन लिखना है बेटा जी, medulla region has high osmolarity in comparison to the cortex due to the accumulation of NaCl and urea. ये बड़ी ही जबरदस्त सी लाइन बोली है बेटा जी, ये आपके नीट में पूछे हुए क्वेश्चनों में आती है बेटा जी, कि मेडुला की देखो, सुनो पहले सुनो, बाद में लिखना बेटा जी. कॉर्टेक्स, अभी हम जब अंदर की बात फिजियोलॉजी में जाएंगे तो सब बातें होंगी, बस मैं सिर्फ अभी आपको समझा रहा हूँ, बाद में पूरा चीजें समझेंगे डिटेल के अंदर. कॉर्टेक्स की ऑस्मोलरिटी होती है बेटा जी यहाँ पे 300. कितनी होती है, 300. और वही जब अंदर के पार्ट की हम बात करेंगे किसकी बेटा जी, आपके यहाँ पे मेडुला की ऑस्मोलरिटी होती है बेटा जी 1200 मिली पर लीटर, और उसकी होती है. अब कोई पूछे बच्चा आपसे कि भाई कॉर्टेक्स वाले की 300 है और मेडुला की यहाँ पे 1200 है, तो मतलब आपने कल कहा था कि ऑस्मोलरिटी क्या बताती है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द फ्लूइड.
पर लीटर ऑफ द फ्लूइड। तो सर अगर यहाँ पे 1200 और यहाँ पे 300 है तो मतलब दोनों की कंपोजिशन कैसी है यहाँ पे अलग अलग है। तो इसकी कंपोजिशन मतलब नंबर ऑफ द सोल्यूट क्या है यहाँ पे ज्यादा है। तो कौन से सोल्यूट ऐसे हैं जो इसकी कंसेंट्रेशन को 1200 पे मेंटेन करते हैं, तो वो क्या है बेटा जी आपके यहाँ पे NaCl और यूरिया। इस मेडुला में कैसा होता है ज्यादा होता है, जिनकी वजह से वहां की ऑस्मोलिटी भी कैसी होती है ज्यादा होती है। पक्का समझ में आ रहा है बेटा जी। यानी कि जब आप जैसे जैसे नीचे जाओगे तो वहां पे एक ऑस्मोलिटी का ग्रेडियंट बनेगा, वो ग्रेडियंट आपके पानी को एब्जॉर्ब करने में क्या कराएगा हेल्प करवाएगा। वो हम सब मैकेनिज्म में जानेंगे क्या क्या होने वाला है। हमारा एक काउंटर करंट मैकेनिज्म आएगा जिसे हम टेल में पढ़ने वाले, बट फिलहाल जस्ट मैं आपको डाटा दे रहा हूं। मैं आपको क्या दे रहा हूं, जिससे यहाँ पे डाटा दे रहा हूं कि भाई कोर्टेक्स जब मेडुला में जाते हैं तो ऑस्मोलिटी क्या होती है हमारी इंक्रीज होती है। ऑस्मोलिटी हमारी इंक्रीज होती है कहां पे बेटा जी 300 to the 1200 में जाती है। और ये इंक्रीज होने का जो रीजन वो सिर्फ एक रीजन है बेटा जी यहाँ पे कि यहाँ पे दो आपके ऑस्मोलाइट है जो जमा हो गए। एक का नाम तो क्या है बेटा जी यहाँ पे आपका NaCl और दूसरे वाले का नाम क्या है बेटा जी यहाँ पे यूरिया। ये दो नाम याद रखना, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों के ऊपर हमारे। ठीक बात है बेटा जी। क्यों बनते हैं जबरदस्त यहाँ पे बेटा, क्योंकि आपको लगता है यूरिया तो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है, यूरिया तो एक मेटाबॉलिक वेस्ट। तो जब ऑप्शन में आपको यूरिया दिखाई देता है ना तो आप लोग सोचते हैं ये तो बॉडी में एक्यूमुलेट हो ही नहीं सकता, ये तो एक्यूमुलेट बॉडी में। पर भाई बॉडी में इसका भी रोल है भैया जी मेडुला के रीजन के ऑस्मोलाइट को लाने में, या मैं कहूंगी ये भी हमारे ऑस्मोलाइट का काम करता है और मेडुला रीजन की जो ऑस्मोलाइट उसे मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है बेटा जी। आज समझ में आती है बेटा जी यहाँ पे कैसे कहां पे होगा हम पढ़ेंगे पूरी बातें यहाँ पे, बट ये नाम याद रहेंगे बेटा जी। हाँ कि नाम ओके। अब आपने कहा सर अंदर का हिस्सा क्या है यहाँ पे हमारा मेडुला है, लिख ली बातें आप लोगों ने। अब सुनिएगा बेटा जी मैं बाहर के हिस्से से बात करता हूँ क्या क्या चीजें हो रही है। बाहर तो आपने कह दिया सर इस तरह से जो लिक्विड का पार्ट है जो टिश्यू फ्लूइड भरी हुई है बाहर के हिस्से में वो क्या है बेटा जी हमारा यहाँ पे कोर्टेक्स है। क्या है बच्चा हमारा कोर्टेक्स। जो पूरी की पूरी पेरिफेरी का जो हिस्सा है वो बना हुआ है कोर्टेक्स वाले हिस्से से। ठीक बात है। आपने कहा सर कोर्टेक्स और मेडुला का जो मार्जिन है, कोर्टेक्स और मेडुला का जो उस मार्जिन को हम बोलते हैं बेटा जी जस्टा मेडुलरी रीजन। जस्टा का मतलब होता है नियर। जस्टा का क्या मतलब होता है नियर। मैं कहूंगा जो नियर मतलब बिल्कुल मार्जिन, जो इसका मार्जिन है ना उसका मार्जिन का जो नियर पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं पे जस्टा मेडुलरी रीजन कि कोर्टेक्स दैट इज प्रेजेंट नियर टू दी मेडुला और दोनों का जो बीच का लेयर बनी मैंने कहा वो क्या है बेटा जस्टा मेडुलरी रीजन है। ठीक है तो लिखेगा पहला वर्ड जस्टा मेडुलरी रीजन। द मार्जिन of the cortex and medulla, the margin of the cortex and medulla is known as justa medullary region. Is known as justa medullary. यहां तक का हो गया बेटा जी। अब जरा अगले वर्ड पे आना बेटा जी। आपने कहा सर अगर हम यहां देखें तो इस तरह से पिरामिड की शेप में, इस तरह से पिरामिड की शेप में चीजें यहां पे अरेंज है। एक्चुअली आप लोग ये कहते हो कि किडनी की जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है उसका क्या नाम है बेटा जी यहाँ पे आपका नेफ्रॉन। वो भैया जी सब फ्री नहीं बैठे हैं, वो सब यहाँ पे फ्री नहीं है बेटा जी, वो क्लस्टर की फॉर्म में है। बच्चा किस फॉर्म में वो आपके यहाँ पे क्लस्टर की फॉर्म में, और उनका जो क्लस्टर होता है जो ग्रुप होता है वो इस तरह से पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर बनाता है। किस शेप का बेटा जी यहाँ पे पिरामिड। अब मैं आपसे पूछूं आपसे पिरामिड का बेस कहां है और एपेक्स कहां है। इसका बेस किस साइड में है और एपेक्स किस साइड में है। बेस कोर्टेक्स साइड में। वेरी गुड बच्चा ये बात समझ में आई जो इसने बोली। हमेशा बेस जो होता है बेटा वो क्या होता है ब्रॉड होता है। बेस हमेशा क्या होता है और एपेक्स हमेशा कैसा होता है नैरो होता है, पॉइंटेड होता है। क्या होता है नैरो और
पॉइंटेड होता है। तो हम इतना ना बना के हम सिंपल सिंपल सा समझते हैं, क्यों ज्यादा वो लगाए हैं। ठीक है बेटा जी, तो आपने कहा सर इनका हम नाम रखते हैं मेडुलरी पिरामिड। क्या नाम रखते हैं इनका? मेडुलरी पिरामिड। तो डालो हेडिंग मेडुलरी पिरामिड। द नेफ्रॉन ऑफ द किडनी get arranged in the form of pyramid in the medulla region of the kidney. In the medulla region of the kidney. In the medulla region of the kidney. हो गया बेटा जी? देखिएगा मेरे भाई, अब अगला हिस्सा क्या आता है, एक और पॉइंट लिखना है पे। The base of the pyramid, medullary pyramid, the base of the medullary pyramid present toward cortex and the apex region toward medulla. ठीक बात है बेटा जी? अब देखो बेटा जी, हम ये कहते हैं ये जो इसकी ओपनिंग है ना बेटा जी, ये इसकी जो इस ओपनिंग को हम बेटा जी यहाँ पे एक नाम देने वाले हैं। जो नीचे भैया, जब सोचो इस नेफ्रॉन में अगर आपके ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ होगा तो यूरिन बन के नीचे आ रहा होगा ना, तो हम कहते हैं ये जो ओपनिंग वाला हिस्सा है इसका नाम होता है बेटा जी रीनल पेपिला। क्या नाम होता है बेटा जी? रीनल पेपिला। तो लिखो अगली लाइन, रीनल पेपिला। The tip of the apex of the medullary pyramid, the tip of the apex of the medullary pyramid that faces toward the medulla is known as renal papilla. अब भैया जी यहाँ पे भी कोई हिस्सा होगा जिसके अंदर रीनल पेपिला ये ओपन हो रहा होगा, होगा ना कोई हिस्सा तो बेटा जी। तो आप ये कहते हो सर यहाँ पे एक हिस्सा और होता है जिसमें ये क्या हो गया बेटा जी आपका ओपन हो गया इस तरह से। इस तरह से ओपन हो रहा होगा बेटा जी। इस हिस्से के अंदर जो ऐसे बन रहा होगा ये उसके अंदर ऐसे क्या हो रहा है बेटा जी आपका यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो रीनल पेपिला जिस हिस्से में ओपन होता है ना बेटा जी उस हिस्से को हम बोलते हैं भैया यहाँ पे आपका माइनर कैलिक्स। क्या बोलते हैं आपके? माइनर कैलिक्स। इनका साइज छोटा होता है और भैया इनका नंबर होता है बेटा जी मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितना है बेटा जी आपका यहाँ पे 30। तो मैंने कहा रीनल पेपिला ओपन इनटू माइनर कैलिक्स। ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसमें अब यूरिन बनने लग रहा है वो इनके अंदर आ गया होगा बेटा जी। और ये जो छोटे छोटे माइनर कैलिक्स होंगे बेटा जी ये सब मिलके यहाँ पे मिलके बेटा जी एक बड़ा हिस्सा बनेगा। उस बड़े हिस्से को हम क्या कहेंगे बेटा जी आपका यहाँ पे मेजर कैलिक्स। क्या बनेगा उसे? मेजर कैलिक्स। इनका नंबर होता है बेटा जी आपका यहाँ पे 3 to 4 क्या होते हैं आपके मेजर कैलिक्स होंगे। ठीक बात है बेटा जी। आपने कहा सर ये मेजर कैलिक्स जो है ये लास्ट में जो यूरिन बनी होगी
वो भैया जी देने का काम करेगा एक फनल शेप के स्ट्रक्चर में। किसमें बेटा जी? यहाँ पे फनल शेप के स्ट्रक्चर में। इसका नाम क्या होता है बेटा जी आपका यहाँ पे? रीनल पेल्विस। क्या नाम होता है? रीनल पेल्विस। और रीनल पेल्विस जो है बेटा जी वो यहां से आपका इस तरह से भैया जी ओपन होके बाहर आ जाएगा। और वो मैं कहूंगा रीनल पेल्विस आपका यूरिन दे देगा। किसको बेटा जी? आपके यहाँ पे यूरेटर को। किसको? यहाँ पे यूरेटर को। ठीक बात है। तो आपने कहा सर कि यूरेटर जिस हिस्से से बाहर आ रहा है वहां पे एक्चुअली ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर रही होगी? एंटर कर रही होगी। तो मैं कहूंगा जो अंदर जा रही है वो क्या? रीनल की आर्टरी। जो बाहर आ रही है वो क्या? रीनल की वेन। यहाँ पे साथ में क्या बन रहा होगा? लिम्फ। तो मैं कहूंगा आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज भी होंगी। क्या होंगी? लिम्फेटिक कैपिलरीज। ब्लड की आर्टरीज भी जा रही है तो मैं कहूंगा ब्लड की वेन भी आ रही है बेटा जी। साथ में क्या? लिम्फेटिक कैपिलरीज। और साथ में नर्वस सिस्टम की क्या होंगे? नर्व फाइबर। वो सब अगर किडनी में घुस रही है तो किसी रास्ते से तो जा रही होगी ना बेटा जी। तो ये वाला जो हिस्सा जो कि ओपन है जहां से सब चीजें एंटर करती है और यूरेटर बाहर निकलता है, इस हिस्से को बोलते हैं बेटा जी आपका यहाँ पे हिलियम। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे? हिलियम। इसके साथ अंदर का स्ट्रक्चर समझ में आता है बेटा जी यहाँ पे? तो डालो जरा हेडिंग। क्या क्या लिख लिया आपने यहाँ पे? अब लिखो बेटा माइनर कैलिक्स। रीनल पेपिला ओपन इनटू द माइनर कैलिक्स। They are 7 to 13 in number. अगला लिखो बेटा जी मेजर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स ओपन इनटू द मेजर कैलिक्स and they are 2 to 3 in number. अगला कौन लिखना है बेटा जी? मेजर कैलिक्स ओपन इन। अच्छा इसी में हाँ ठीक। अगली हेडिंग डालो रीनल पेल्विस। हेडिंग डालो बेटा जी रीनल पेल्विस। उसमें लिखना मेजर कैलिक्स ओपन इनटू द फनल शेप स्ट्रक्चर। मेजर कैलिक्स ओपन इनटू द फनल शेप स्ट्रक्चर known as renal pelvis. And from the renal pelvis ureter get arise. Ureter get arise. हो गया बेटा जी? अगला कौन लिखना बेटा जी? हीलियम। It is a notch, N-O-T-C-H. Notch होता है opening. It is a notch present in the center of the inner face of the kidney. Inner face of the kidney, from where blood arteries get enter. Blood arteries and nerve fiber get enter. Blood arteries and nerve fiber get enter. And renal vein, comma, lymphatic vessel, comma, ureter exit from the kidney. अब एक बात और समझना बेटा जी, ये कोर्टेक्स का रीजन बेटा जी आपका बीच में आ जाते हैं, बिटवीन द मेडुलरी रीजन के बीच में क्या आ जाता है बेटा जी यहाँ पे
कॉर्टेक्स आ जाता है। मतलब हम ये जब देखते हैं ओस्मोलेट तो भैया जी पूरे वाले अंदर की कितनी 1200 है, पर जब दो मेडुला पिरामिड के बीच में देखें तो इनकी बिल्कुल किसके जैसा कंपोजिशन लाइक ए कॉर्टेक्स। तो हमने कही कॉर्टेक्स का ही क्या है बेटा जी अंदर आपका इन्वेजिनेशन, और इस इन्वेजिनेशन को क्या बोलते हैं बेटा जी हम यहाँ पे आपका कॉलम ऑफ बर्टनी। क्या बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टनी। तो लिखो बेटा जी हेडिंग डालो कॉलम ऑफ बर्टनी। एक्सटेंशन ऑफ कॉर्टेक्स in between the adjacent medullary pyramid बोलो भाई सब समझ में आया? टॉपिक पूरा होता है, यानी कि हमने आज अपना टॉपिक शुरू कर दिया बेटा जी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसका हमने पहला पार्ट खत्म कर दिया। कौन सा है यहाँ पे? किडनी। अब इसके बाद क्या आएगा बेटा जी यूरेटर वगैरह बात करेंगे, वो छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे। उसके बाद हम शुरू करेंगे यहाँ पे कि इसकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है उसका नाम क्या होता है बेटा जी? नेफ्रॉन। वो हम बातें करते हैं कल के लेक्चर में। ठीक है, चलिएगा बेटा जी, थैंक यू।